हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th में जो आनुवंशिकी और जैव विकास है उनमें आज जो अध्ययन होगा वो जीवाश्म का होगा। आज इनमें महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे, एक हम इनका अध्ययन करेंगे समजात व समवर्ती अंग। समवर्ती अंग के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके साथ आज का जो टॉपिक रहेगा मानव विकास, मानव का विकास। ये 3 मैटर आज के वीडियो में आपको मिलेंगे, जिससे विकास वाला मैटर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीवाश्म, समजात व समवर्ती अंग तथा मानव विकास। तो चलिए सबसे पहले हम जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और यह सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहां पर यदि मैं देखूं प्रिय मित्रों, जीवाश्म का अर्थ, इसका अर्थ यदि मैं देखूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस अवशेष से। अवशेष से मिलकर क्या बना है, जीवाश्म शब्द है वो बना है। ध्यान रखें, जीवाश्म का जो है अर्थ होता है जीवों के अवशेष। जीव प्लस अर्थ अवशेष, अर्थात जीवों के अवशेष। सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, होता है जीवों का अवशेष। अवशेष यह इसका सामान्य अर्थ होता है। अब हम इसकी यदि परिभाषा है, परिभाषा परीक्षा में एक्चुअल में इनकी परिभाषा ही पूछी जाती है, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो दिमाग में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, जीव प्लस अवशेष अर्थात जीवों का अवशेष। जीवाश्म परिभाषा में यदि हम देखें तो पहले इसको समझते हैं प्रिय मित्रों। मान लीजिए कोई जीव मर जाता है, मरने के उपरांत वो धीरे धीरे पृथ्वी की जो है वो सतह के अंदर चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है रेत गाद ये जो है इकट्ठे इनके ऊपर होते रहते हैं। यह नीचे चला जाता है तो दाब अत्यधिक पड़ता है। दाब अत्यधिक पड़ने से वायु की अनुपस्थिति से यह प्रिय मित्रों क्या हो जाता है, और ताप भी अधिक होता है। ताप अधिक, उच्च दाब तथा यहां पर वायु की अनुपस्थिति में यह क्या हो जाता है, कठोर पदार्थ बन जाता है। और ये जो रेत जो होते हैं समय गुजरने के साथ में इसमें कंकर पत्थर भी होते हैं, ये चट्टानों में बदल जाते हैं। फिर यहां पर जैसे ही प्रेशर होता है तो ये इसके अंदर छप जाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जीवाश्म का आकलन चट्टानों पर पाए जाने वाले चित्रों के आधार पर किया गया है। ऐसा ही मानव का विकास समझाया जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रख सकते हैं, जीव जब मर जाता है तो कौन सा उनका भाग अवशेष के रूप में होता है प्रिय मित्रों, कठोर भाग। कठोर भाग कभी आप देखते होंगे कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका दाह संस्कार करते हैं हम, तो उनकी जो बॉडी होती है, उनके शरीर जो होते हैं लचीले भाग वो जल जाते हैं, लेकिन कठोर भाग जैसे दांत हैं और ये जो पटेला है ये हड्डियां बचती हैं, इन्हीं को ही गंगा जी पहुंचाया जाता है। तो पूरा का पूरा पार्ट उसका बचता नहीं है। देखिए कितना टेम्परेचर आग होती है फिर भी ये दांत उनके बच जाते हैं। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो दांत का इनेमल माना गया है। तो इसी प्रकार जब जीव मर जाएगा प्रिय मित्रों, उन पर परत दर परत जब मिट्टी की परत चढ़ती जाएगी और जब ये मिट्टी धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेगी तो पूरा शरीर है, शरीर का जो कोमल भाग है वो तो गल जाएगा, लेकिन जो कठोर भाग है जैसे हड्डियां हैं उनकी, वो हैं उस पर चित्र के रूप में पाए जाएंगे। तो वही कहलाते हैं, इनके जीवाश्म कहलाते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा बहुत आसान है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के अवशेष, पेड़ पौधे के अवशेष चट्टानों पर संरक्षित रहते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। जिन्हें प्रिय मित्रों क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। यह ध्यान रखना, इनके अवशेष होते हैं वो चट्टानों पर क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं,
इन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं है जीव हो, पेड़ पौधे के अवशेष भी रह सकते हैं। तो जीव जंतु व पेड़ पौधे के अवशेष चट्टानों पर संरक्षित रहते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म में हमेशा पेड़ पौधे व जीव जंतु का कठोर भाग ही चित्र के रूप में रहता है। अब यहां पर हम एक नया फैक्ट लिख सकते हैं प्रिय मित्रों, जिसमें आप खुद जब लिखेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में ही मेरी ये नई परिभाषा है। तो यहां पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं जीवाश्म का यानी पैलेंटोलॉजी। तो यहां पर जो शब्द है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो शब्द है पैलेंटोलॉजी, इसका मतलब है, यानी इसको जीवाश्मिकी भी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये हम नोट में फैक्ट डालकर लिख सकते हैं। तो जीवाश्म का अध्ययन प्रिय मित्रों पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अब है जीवाश्म का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, जीवाश्म कितना पुराना है और क्या है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम देखते हैं। जीवाश्म का निर्धारण, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जीवाश्म का निर्धारण। जीवाश्म को ज्ञात करने की प्रिय मित्रों दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं आप बताइए। तो चलिए इसको रटना जरूरी नहीं है। देखिए बेचारा जीव मरेगा और उनके अवशेष बनेंगे। मरा क्यों? क्योंकि वो किसी कारण से किसी के चक्कर में फंस गया। प्रिय मित्रों क्या हो गया? वो फंस गया, इसीलिए वो मर गया। मरने पर उसका क्या है कि अवशेष हैं वो चट्टानों पर छप गया था, तो फंस गया। फंसने पर बेचारा मर गया। तो फै का मतलब हो जाएगा फोसिल डेटिंग। फोसिल डेटिंग जो विधि है, एक तो यह है डेंटिंग विधि, पहली विधि ये। से का मतलब है प्रिय मित्रों सापेक्ष विधि। से का मतलब है सापेक्ष विधि। तो मैं उम्मीद करता हूं जीवाश्म की जो है वो विधि किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का या जीवाश्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दो विधि हैं। एक है फोसल डेंटिंग विधि, एक है सापेक्ष विधि। तो यह दोनों विधियां मैं उम्मीद करता हूं आपको न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इन विधियों के बारे में है क्या। दो लाइन देख लेते हैं, बहुत ही इजी विधि है। सबसे पहली जो विधि है प्रिय मित्रों वो है सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि, देखिए सापेक्ष विधि का मतलब क्या है। सापेक्ष का मतलब होता है इसे तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। तुलनात्मक विधि भी कहते हैं, यानी ये तुलना करने वाली विधि है। इस विधि में बस इतना बताया गया है। देखिए सपोज कीजिए जब कभी आप खड्डा खोदते हैं या हम देखते हैं किसी घर की नींव खोदते हैं या कोई कुंड खोदते हैं, तो इसमें क्या है एक हड्डी यहां मिलती है, फिर और खोदते हैं एक हड्डी यहां मिलती है, एक हड्डी यहां मिलती है। तो अब आप बताइए कौन सी हड्डी पुरानी होगी। आप कहेंगे यह हड्डी पुरानी होगी, जो नीचे मिलेगी वो हड्डी पुरानी होगी, ऊपर मिलने वाला हड्डी नई होगी। तो हम कह सकते हैं यह विधि प्रिय मित्रों खुदाई पर आधारित है। जब हम जीवों के अवशेष यानी जब हम खुदाई करते हैं तो उनके दौरान जो जीवों के अवशेष मिलते हैं, तो खुदाई के दौरान ऊपर मिलने वाले जीवों के अवशेष नीचे मिलने वाले जीवों के अवशेष से नए होते हैं। बस इसी विधि को सापेक्ष विधि कहते हैं। तो चलिए इसमें हम यह लाइन लिख देते हैं, खुदाई करने पर ऊपर मिलने वाले जीवों के
अवशेष नीचे मिलने वाले जीवों के अवशेष से नए होते हैं। बस यह इसी विधि को कहते हैं सापेक्ष विधि। यानी खुदाई करने पर प्रिय मित्रों, यहां पर समझना, खुदाई करने पर ऊपर मिलने वाले जीवों के जो अवशेष होते हैं, मिलने वाले जीवों के अवशेष हैं, वो नीचे मिलने वाले जीवों के अवशेष से नए होते हैं। यही सापेक्ष विधि है। यही सापेक्ष विधि है। सापेक्ष विधि है। जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में एग्जाम्पल दे दे, चित्र देकर आपको कहे यहां पर घोड़ा है और यहां पर मान लीजिए खच्चर है, इसके अवशेष पाए गए खुदाई के दौरान, बताओ कौन सा जीवाश्म पुराना होगा? आंसर आप विकल्प देख के बता देना, घोड़े का अवशेष पुराना होगा, जीवाश्म पुराना होगा। तो अब जो दूसरी विधि है वो है फॉसिल डेंटिंग विधि। नेक्स्ट विधि है प्रिय मित्रों फॉसिल डेंटिंग विधि। तो हम सापेक्ष विधि को तुलनात्मक विधि भी कह सकते हैं, तुलना के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। दूसरी विधि है प्रिय मित्रों फॉसिल डेंटिंग विधि। फॉसिल डेटिंग विधि, देखिए इसका सबसे पहले इसका जो उपनाम है वो है कार्बन डेंटिंग विधि भी इसे कहा जाता है। और यह विधि, ध्यान रखना, यह विधि C14 के समस्थानिक के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो यहां पर एक ध्यान रखना, फॉसिल डेंटिंग में किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14। ये C14 प्रिय मित्रों रेडियोधर्मी होता है, इसकी अलफकाल बहुत कम होती है। तो यह विधि C14 के समस्थानिक के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि है। इसी विधि को फॉसिल डेंटिंग विधि कहा जाता है। फॉसिल डेंटिंग विधि किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें C14 के समस्थानिकों के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, इस विधि को फॉसिल डेंटिंग विधि कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आप जीवाश्म की दोनों विधियों के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं जीवाश्म के उदाहरण। तो जीवाश्म के क्या क्या उदाहरण हैं उनके बारे में। कौन कौन से जीवों के अवशेष हमें पाए गए थे? परीक्षा में आता है मछली का जीवाश्म क्या है, और जो डायनासोर का कपाल है उसका क्या है। तो हम कहें जीवाश्म के उदाहरण, जीवाश्म के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इधर हम लिख सकते हैं जीव और यहां पर लिख सकते हैं जीवाश्म। जैसे आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, देखिए लिखा हुआ हर चीज में मिलता है आपको। आजकल तमाम, ये तो भारत है, ये तो विश्व गुरु हैं, चीजें कहां नहीं मिलती, हर चीज मिलती है, लेकिन अच्छे से समझना और समझाने वाला चाहिए। तो प्रिय मित्रों आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं और ये आप पे डिपेंड करना है कि आप किस मार्ग पे चलना चाहते हैं। थोड़ा सा किसमें मेहनत जरूर लगती है, लेकिन ये पर्सन है, आपको आते हैं, मुझे पता है जीवाश्म के बारे में आप बहुत कुछ आते हैं, लेकिन एक बार आप लिखने का अच्छे से तरीका देख लेंगे तो आपको अच्छे से नंबर आ जाएंगे। तो चलिए यहां पर जीवाश्म देखते हैं प्रिय मित्रों। जीव हैं, सबसे पहले है मछली है, इसका जो है वो नाम क्या होता है, इसका जीवाश्म क्या होता है, अभी हम देखेंगे। और एकशेरुकी है, एकशेरुक, एक इसका जीवाश्म देखेंगे। तीसरा यदि हम देखेंगे तो डायनासोर का कपाल, इसके बारे में, डायनासोर है, इसके बारे में, कपाल के बारे में देखेंगे। तो चलिए मछली के बारे में देखते हैं। प्रिय मित्रों आप नाटक के अंदर कभी जो है आजकल नागिन वाला नाटक देखते होंगे, उसमें
जो लेडीजें हैं वो ऐसे कपड़े पहनती है, रात के टाइम में मछली की तरह लगती है, परियों की तरह लगती है, तो वो कहा जाता है नाइटी पहन रखी है उसने। क्या पहन रखी है? नाइटी, और वो मछली की तरह दिखती है तो हम कह सकते हैं परियों की तरह दिखती है, तो इसका जीवाश्म होगा नाइटिया। प्रिय मित्रों, मछली का जीवाश्म का नाम है नाइटिया। अब डायनासोर, देखिए डायनासोर मीजोसोइक काल में इन जो खत्म हो जाता है, यहां पर डायनासोर होता है। प्रिय मित्रों, ये तो बहुत बड़ा है अपने आप में, उस समय राजा था, तो इसको हम कह सकते हैं राजा सोरस, सोरेस। देखिए डायनासोर के कपाल का नाम हो गया राजा सोरस। डायनासोर, सो रे और आगे लगा देना से। बताइए डायनासोर, डायनासोर के कपाल का क्या नाम है? बिल्कुल, डायनासोर बहुत बड़े आकार का था, तो इसे हम राजा कह सकते हैं, तो लिखेंगे राजा। एंड वाले दो अक्षर ले लेंगे, राजा सो रे, फिर लगा देंगे से। यानी पढ़ते हुए न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का वीडियो पढ़ते हुए आपको रस आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा राजा सोरस है वो। प्रिय मित्रों, डायनासोर का क्या है? कपाल है। अब यदि मैं इसके बारे में देखूं अकशेरुकीय के बारे में, तो यहां पर एक आता है ट्राइलोबाइट, ट्राइलोबाइट आता है, ट्राइलोबाइट, और एक आता है जो है, और एक है प्रिय मित्रों आमोनाइट, आमोनाइट, आमोनाइट। अब एक बात बताइए, यदि ये विकल्प आपको दे दें और कहे अकशेरुकियों का जीवाश्म कौन सा है, इनमें से एक मात्र में ए आया है आमोनाइट और एक है ट्राइलोबाइट। जब दो तीन बार आप पढ़ेंगे प्रिय मित्रों ट्राइलोबाइट, अकशेरुकीय प्राणी वे होते हैं जिसमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है, उन्हें अकशेरुकीय प्राणी कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, प्रोटोजोआ से यह शुरू होते हैं, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, एस्की हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा आते हैं इसके अंदर, और ये आते हैं। फिर हम कहें ऑर्थोपोडा भी इसके अंतर्गत आते हैं, अकशेरुकीय जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इनके उदाहरण होते हैं ट्राइलोबाइट और एक होते हैं आमोनाइट। देखिए आमो, यहां पर यह है इसके जीवाश्म के उदाहरण हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जीवाश्म का मैटर आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं मानव का विकास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ले लेते हैं, चलिए समजात और समवर्ती अंग। बहुत ही इजी टॉपिक है ये भी, समजात और समवर्ती अंग। समजात व समवर्ती अंग, समवर्ती अंग, समजात व समवर्ती अंग, इसके बारे में देखते हैं। तो यहां देखिए दो नाम हैं, समजात और एक प्रिय मित्रों वर्ड दिया गया है समवर्ती। तो बताइए यहां पर आपको एक शब्द समझना है, व का मतलब होता है वर्क, वर्क, WOR के वर्क। हिंदी में इसको कहते हैं कार्य। चलिए आपकी परिभाषा तो यही खत्म हो गई। देखिए समवर्ती, व का मतलब वाक होता है, और यहां पर इसको कार्य कहा जाता है हिंदी में। तो यहां क्या होगा, इनके कार्य समान होंगे, इनके कार्य असमान होंगे, यानी कार्य समान, कार्य असमान। इनकी उत्पत्ति असमान, इनकी उत्पत्ति व संरचना असमान होती है। तो यहां आप समझ गए होंगे, यानी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। समवर्ती में ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना प्रिय मित्रों क्या होती है? अलग अलग होती है, लेकिन कार्य इनके समान होते हैं, उन्हें समवर्ती अंग कहा जाता है। इनका कार्य अलग अलग होगा। चलिए हम समझते हैं। बिल्कुल ये 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार समजात और जो है पक्ष, जो है पंखों के बारे में चित्र पूछा गया था, तो उनके बारे में अब डायरेक्ट हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न बनाकर समजात और समवर्ती अंग के बारे में पूछ ले। समजात अंग, समजात अंग प्रिय मित्रों क्या होते हैं? ऐसे अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति,
उत्पत्ति क्या हो प्रिय मित्रों, समान हो, उत्पत्ति समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, कार्य अलग अलग हो, अलग अलग हो। तो मुझे नहीं लगता आपको कहां पर रटने की जरूरत है, कहां पर आपको विज्ञान को बोझ समझने की जरूरत है। जब प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है तो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आप हैं कम समय में अधिक मार्क्स लाने की ओर बढ़िए। तो यहां पर समजात अंग में क्या आ गया प्रिय मित्रों, कार्य समान नहीं आएगा। उदाहरण के लिए अब हमें कहे इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण में हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, घोड़े घोड़े तथा मानव का अग्रपाद। देखिए, घोड़े व मानव के अग्रपाद की उत्पत्ति जो है वो समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के काम आते हैं, मानव के अग्रपाद हैं ये जो हमारे हैं वो अग्रपाद हैं। पहले हमारा मानव का विकास आगे टॉपिक आएगा। मीजोसोइक काल में कपियों से हुआ था, पहले हम ऐसे बांदरों की तरह चलते थे, धीरे धीरे मानव सभ्यता जागृत हुई थी। उसके बाद में प्रिय मित्रों रामापिथेकस जो भी हैं वो मानव आए, आधुनिक मानव आए, प्लास्टोसियोन काल में आए थे। फिर मानव ने खड़े होकर अपने हाथ का प्रयोग किसी चीज को पकड़ने में करने लग गया। तो मानव के अग्रपाद हैं वो वस्तु को पकड़ने के काम आते हैं, लेकिन घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के काम आते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या है प्रिय मित्रों, समान है। तो यह समजात अंग है। चलिए समवर्ती अंग के बारे में देखते हैं, बहुत ही इजी लाइन है। फिर ये इसका थोड़ा सा समवर्ती अंग क्या होगा, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति प्रिय मित्रों, उत्पत्ति असमान हो, अलग अलग हो, उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन प्रिय मित्रों ध्यान रखें, लेकिन कार्य समान हो, ऐसे अंग को क्या कहलाते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, उदाहरण के रूप में पक्षी व चमगादड़ तथा व के पंख। यहां पर हम तितलियों के पंख भी कह सकते हैं। पक्षी व चमगादड़ व तितलियों के पंख या जो हैं तो वो समवर्ती अंग के उदाहरण हैं। देखिए नाम में ही हमने परिभाषा ढूंढ ली, तो यह आपके समजात और समवर्ती अंग के उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, वो है मानव का विकास। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, मानव का विकास। मानव का विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो नेक्स्ट है मानव विकास। यह भी कभी कभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण दृष्टि से पूछा जाता है। मानव विकास सबसे पहले तो हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, जो मानव का विकास है उनका अध्ययन चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्म के अवशेष के रूप में देखा जाता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मानव के विकास का अध्ययन, मानव के विकास का अध्ययन चट्टानों पर पाए जाने वाले अवशेष के आधार पर ज्ञात किया गया जो वर्तमान में जारी हैं, वर्तमान में भी जारी हैं। अभी भी इनकी खोज क्या है, जारी है। मानव के विकास के बारे में पहला पॉइंट, सबसे पहले यह हम कह सकते हैं चट्टानों पर पाए जाने वाले प्रिय मित्रों अवशेष के आधार पर इनका आंकलन किया जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ।
फिर जो नेक्स्ट बिंदु हम कहें कि मानव का उद्भव, मानव का उद्भव, उद्भव, मानव का उद्भव होमो जो है मियोसीन काल, मियोसीन काल में कपियों से, कपियों से प्रिय मित्रों, कपियों से अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में हुआ। यह भी आप ध्यान रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यानी मानव का विकास मियोसीन काल में किससे हुआ था? कपियों से। हम खुद कह रहे हैं मानव का विकास बंदरों से हुआ है, लेकिन हम लाइन इनमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारी आदत पड़ गई है कि शॉर्ट नोट्स हमें कोई दे दे और उनमें जो लिखा हुआ है वही हम छाप दे, फिर हम उम्मीद करें अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब उनके राइट टू फैक्ट लिखेंगे। मियोसीन काल में प्रिय मित्रों कपियों से अफ्रीका में हुआ है, तो मानव का विकास है वो कहां से हुआ है? यहां पर हम कह सकते हैं अफ्रीका से हुआ है। फिर हम यहां पर कह सकते हैं प्रिय मित्रों, नोट लगा के एक लाइन लिख सकते हैं, नोट लगा के फिर यहां पे हम लाइन लिख सकते हैं, रामापिथेकस, रामापिथेकस, रामापिथेकस के अवशेष, रामापिथेकस के अवशेष, अवशेष शिवालिक हिमालय में पाए गए, शिवालिक हिमालय में, हिमालय में, हिमालय में मिले, मिले। यहां पर रामापिथेकस के अवशेष हैं वो शिवालिक हिमालय में मिले हैं। अब क्या होता है कि मानव का उद्भव तो अफ्रीका में हुआ है, आधुनिक मानव का उद्भव एशिया से हुआ। फिर धीरे धीरे यह आवश्यकता के अनुसार प्रिय मित्रों एशिया, चीन, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप में फैल गया। इस प्रकार मानव का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। तो चलिए इस लाइन को भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मानव का जो उद्भव है वो अफ्रीका से हुआ था, आधुनिक मानव का जो विकास है वो एशिया से हुआ धीरे धीरे। तो इस लाइन को लिख दें, आधुनिक, आधुनिक मानव का विकास, आधुनिक मानव का उद्भव, उद्भव एशिया से हुआ, एशिया से हुआ तथा ये यहां से, यहां से एशिया, एशिया, अफ्रीका, एशिया, चीन, अफ्रीका व यूरोप, यूरोप में फैल गए, फैल गए, जिससे मानव का और विकास हुआ, और विकास हुआ। यह थोड़ा सा लाइन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना आपके परीक्षा में यही प्रश्न आएगा, मानव का विकास मूलतः कहां हुआ था? तो वो अफ्रीका का ही पूछ रहा है। यह हमारा नया फैक्ट है कि आधुनिक मानव का उद्भव एशिया से हुआ तथा यह एशिया, चीन, अफ्रीका से, यानी चीन से फिर अफ्रीका और यूरोप से होते हुए पूरे विश्व में फैल गए। इस प्रकार धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और जारी है। यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं और जारी है, जारी है प्रिय मित्रों, और जारी है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं आधुनिक मानव का नाम, आधुनिक जो है वो मानव का नाम, आधुनिक मानव का नाम ध्यान रखें क्या होता है? आधुनिक मानव का नाम होता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आधुनिक मानव का नाम होता है। वैसे तो इसका सही एग्जैक्ट नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है, लेकिन क्लास 10th के अनुसार होमो सेपियंस आधुनिक मानव का नाम होता है। चलिए मैं आपको एक रीजनिंग के लिए हम प्रश्न पूछते हैं। यह आपका मानव विकास कंप्लीट होता है। प्रश्न यह है, मेंडल ने किस पौधे पर अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किए? तो देखिए प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किस पे किए? प्रिय मित्रों रटना नहीं है, मैक का मतलब मटर।
क्या आ गया? मटर। इस प्रकार आप फैक्ट पकड़ने की कोशिश करें। मटर के पादप पर मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग किए थे और मटर का नाम पाइसम सटाइवम है और जो है आनुवांशिकी का जनक भी मेंडल कहा जाता है। आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी कारक जीन होते हैं जो डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती है। जीन क्या होते हैं? डीएनए का वह सबसे छोटा खंड जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं निहित होती है और आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं, उन्हें जीन कहा जाता है। तो आगे भी आप जुड़े रहें, नए जल्द महत्वपूर्ण वीडियो समावेशित किए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।